हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपको पता है कि मैं सुपर टेट के लिए आपकी घटना चक्र की बुक कंप्लीट करा रही हूँ सारी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से, तो आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आज 216 क्वेश्चन पे करेंगे। तो आप लोग जानते हैं हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग बाकी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? हिमालय पर्वत। शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से हिमालय पर्वत रोकता है। तटवर्ती भागों को प्रत्यक्ष कौन प्रभावित करता है? तो कौन करता है? महासागरीय धाराएं। महासागरीय भागों में अनवरत रूप से गतिमान महासागरीय धाराएं तटवर्ती भागों को प्रत्यक्ष प्रभावित करती हैं। गर्म जल धाराएं तटीय प्रदेशों को गर्म तथा ठंडी जल धाराएं तटीय प्रदेशों को ठंडा बनाए रखती हैं। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्रमशः किस प्रकार के मौसम का सूचक है? तो जो उच्च वायुदाब होते हैं वो शुष्क का, और जो निम्न वायुदाब होते हैं वो आर्द्र मौसम का सूचक है। उच्च वायुदाब शुष्क मौसम का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि निम्न वायुदाब आर्द्र मौसम का सूचक है। किस प्रकार की मृदा ताप को तीव्रता से अवशोषण करती है? तो कौन सी करती है? काली मृदा। ओके, एक मिनट। 220 क्वेश्चन है। मानव विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण। मानव विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम जलवायु शीतोष्ण जलवायु मानी जाती है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो महाद्वीपीय क्षेत्र में। महाद्वीपीय भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होता है, वहीं दूसरी ओर सागरीय भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति ये है, अक्षांश से यहाँ तक है, और यहाँ से पूर्वी देशांतर तक इतना है। दोनों आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम कुल लंबाई की चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की पूरब से, इसमें देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई 650 किलोमीटर एवं कुल चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33%। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश कौन से स्थान पर है? चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद चौथा है। क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल को। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों या फिर संघ शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 9। कौन कौन है? उत्तरी भाग में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड अवस्थित है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? 3। कौन कौन? भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पठार प्रदेश के रूप में अवस्थित है। भाबर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? सहारनपुर से कुशीनगर तक। तराई प्रदेश में स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं? तो सहारनपुर भी है, बरेली भी है, बिजनौर भी है, उपयुक्त सभी। तराई प्राकृतिक प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, रामपुर, बरेली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर अवस्थित है। भाबर एवं तराई प्रदेश के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? प्लाईवुड उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, उपयुक्त सभी। पूरा पढ़ लेते हैं। भाबर व तराई प्रदेशों में वनों पर आधारित उद्योग धंधों की प्रचुरता मिलती है। इनमें बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग, मेरठ में खेल का सामान निर्माण उद्योग प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। गंगा यमुना के मैदानी भाग की पश्चिमी एवं पूर्वी भाग की सीमा का निर्धारण क्रमशः किन नदियों द्वारा होता है? तो यमुना एवं गंडक नदियों द्वारा। गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। गंगा एवं यमुना नदियों व इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों निक्षेपों से गंगा यमुना के मैदानी भाग की रचना हुई। इनमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सारथी, राप्ती, रामगंगा, गंडक प्रमुख है। गंगा यमुना के मैदानी भाग का ढाल किस ओर है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। खादर क्षेत्र की मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की।
खादर क्षेत्र की मृदा में सामान्यतः पोटेशियम, मैग्नीशियम, चूना, जीवावशेषों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर अधिकता पूछेगा तो पोटास की, मैग्नीशियम की, चूना एवं जीवावशेषों की अधिकता होती है। क्षेत्रीय दृष्टि से खादर को किन नामों से संबोधित किया जाता है? नवीन कांप, मटियार दोमट, नूतन जलोढ़, उपयुक्त सभी। क्षेत्रीय दृष्टि से खादर को नवीन कांप, नूतन जलोढ़, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे कछार भी कहा जाता है। बांगर क्षेत्र की मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? फास्फोरस की। बांगर क्षेत्र की मृदा में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों की अपेक्षाकृत न्यूनता पाई जाती है। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र शामिल है? बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, दोनों। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा किससे निर्धारित होती है? यमुना नदी से। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा क्रमशः किससे निर्धारित होती है? तो विंध्य, केन, बेतवा। दक्षिणी पहाड़ी पठारी प्रदेश की दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा, पूर्व में केन नदी द्वारा, पश्चिम में बेतवा नदी द्वारा निर्धारित होती है। दक्षिण पहाड़ी पठारी क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। बुंदेलखंड का निर्माण किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? नीच चट्टानों से, नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा से, एवं भी दोनों। बुंदेलखंड प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, बॉक्साइट, यूरेनियम, उपयुक्त सभी। बुंदेलखंड प्रदेश में चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, सिलिका, सैंड, एंडोलोसाइट, पायरोफिलाइट, सेल खड़ी, पाइराइट, चाइना क्ले, राख, फॉस्फेट, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम, एस्बेस्टस, जिप्सम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। पान अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? महोबा में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 16.6%। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? 20.69%। अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पंजाब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जनपद कौन है? बागपत। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की न्यूनतम प्रतिशतता कहाँ पाई जाती है? बागपत में। देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 8.6%। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 0.6%। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी सब में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अवस्थित जनपदों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। खारवाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? देवरिया, सोनभद्र, गाजीपुर, उपयुक्त सभी। खारवाड़ जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जनपद में निवास करती है। वर्तमान में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी है। प्रौद्योगिकी का उन्मुक्त प्रवाह, पूंजी का उन्मुक्त प्रवाह, उपयुक्त सभी। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रवाह के अंतर्गत कौन से तत्व सम्मिलित हैं? उपयुक्त सभी। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रवाह के अंतर्गत पूंजी, वस्तु, मानव संसाधन और कौशलों का प्रवाह सम्मिलित किया जाता है, उपयुक्त सभी। भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रवाह के तहत कौन से तत्व शामिल है? तो भाषा, रहन सहन, बोली, उपयुक्त सभी। भूमंडलीकरण के सांस्कृतिक प्रवाह के तहत भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, पहनावा इत्यादि का प्रवाह शामिल है। भूमंडलीकरण के तकनीकी प्रवाह के अंतर्गत क्या शामिल है? तो सभी। रक्षा प्रतिरक्षा, अनुसंधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, तकनीकों का आदान प्रदान, उपयुक्त सभी। भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के बाद शुद्ध उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद शुरू हुई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 1998 में। मानव का प्रजाति वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री को। विषुवत रेखा वह प्रारंभिक रेखा है जिससे अन्य अक्षांश रेखाओं को गिना या मापा जाता है, अतः इसका अक्षांश 0 डिग्री है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री का अक्षांश भी कहते हैं। प्रत्येक ध्रुव की विषुवत रेखा से कोणात्मक दूरी 90 डिग्री है, 90 अंश है।
प्रोटो एस्ट्रोलाइट समूह की क्या विशेषताएं हैं? तो रंग काला होता है, चपटी नाक होती है, छोटा माथा, उपयुक्त सभी। त्वचा का काला रंग, चपटी नाक, छोटा माथा प्रोटो एस्ट्रोलाइट की विशेषताएं हैं। मंगोलाब समूह का प्रमुख लक्षण क्या है? चौड़ा सिर, तिरछी आंखें, चपटी चौड़ी नाक, उपयुक्त सभी। भारत में खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। बहुपति विवाह जनजाति कौन है? टोंडा। टोंडा जनजाति बहुपति विवाह वाली जनजाति है। भारत में अधिकांशतः वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। सदाबहार वृक्ष कौन सा है? महोगनी। सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष रोजवुड, महोगनी, केन आदि। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है, जैसे कि तराई प्रदेश, उत्तर पश्चिमी तट आदि में, वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रमुख उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष कौन से हैं? टीक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में टीक, साल, शीशम, चंदन आदि महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीय वन वाले क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर से कम। मध्य और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में जहाँ 50 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा होती है, वो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा की विशेषता क्या है? पोटास की अधिकता। जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोटास होता है, परंतु इनमें कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन का अंश कम होता है। रेगड़ मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को। रेगड़ मृदा का रंग काला होता है, इसलिए इन्हें कृष्ण मृदा अथवा काली मिट्टी भी कहते हैं। कृष्ण मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें नमी, आर्द्रता बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है। लाल मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में। लाल मृदा उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी की पहाड़ियों, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मृदा में कौन सा तत्व कम होता है? तो नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस, उपयुक्त सभी। लाल मृदा में फास्फोरिक अम्ल, ह्यूमस और नाइट्रोजन तत्व कम होते हैं। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा में। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? नीलगिरी में। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी वर्ष 1986 में स्थापित किया गया, जिसका क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया ताकि वन भूमि का प्रयोग आवानिकी प्रयोजन के लिए न किया जाए। उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? गंगा, यमुना, दोआब। या फिर उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड व बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में आंवले के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है? प्रतापगढ़। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आम औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अमरूद औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है प्रयागराज, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन आगरा, लखनऊपुर, सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि पार्क कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कृषि पार्क हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी में स्थित है। ये नाम भी याद रखिएगा। कभी वाराणसी ना देकर सहारनपुर दे देगा या लखनऊ दे देगा, तो सारे नाम पढ़ लीजिएगा। गोकुल पुरस्कार योजना से क्या संबंध है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के तहत दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं उत्तम किस्म के दुधारू पशुओं को पालने हेतु प्रेरित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अनाईमुडी। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। और कलसूबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। दंडकारण्य का विस्तार कहाँ से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से तमिलनाडु। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी घाट एवं अरब सागर तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी, तमिलनाडु के मध्य। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग 1500 किलोमीटर है। कोंकण तट किसे कहते हैं? मुंबई से गोवा तक, गोवा के क्षेत्र को। मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। मालाबार मैदान किसे कहते हैं? मंगलौर से कन्याकुमारी।
पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी केरल तटीय भाग को मालाबार मैदान के नाम से जाना जाता है। कयाल किसे कहते हैं? केरल का लैगून। मालाबार तट पर खारे पानी की झील लैगून पाई जाती है, इसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? गंगा के मुहाने से कन्याकुमारी तक। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सागर। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी झीलें बसती हैं? चिल्का झील। पूर्वी तटीय मैदान में चिल्का झील एवं पुलकट नामक लैगून झीलें अवस्थित हैं। चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। मालाबार तटीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? मसाला। मालाबार तटीय क्षेत्र में व्यापारिक फसल उत्पादन किया जाता है, जिसमें रबड़, कहवा, चाय, मसाले, काजू, केला, नारियल आदि सम्मिलित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? माहे के पश्चिमी में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति कहाँ है? 6 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 92 डिग्री और 94 पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट। शिवालिक में पाई जाने वाली चौरस घाटियों को कहा जाता है दून। शिवालिक श्रेणी में चौरस घाटियां पाई जाती हैं, इन्हें पश्चिम और मध्य में दून, पूरब में द्वार कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में। शिवालिक एवं ब्रा हिमालय निर्माण आज से लगभग 51.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अथवा सेनोजोइक युग में हुआ था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? केसर। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। असम की सूरमा घाटी एवं पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। भाबर प्रदेश की अवस्थिति क्या है? सिंधु तीस्ता के बीच। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह कंकड़ एवं बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। दक्षिण के पठार भाग की ढाल किस ओर है? पूर्व से दक्षिण। कौन सी नदी घाटी दक्षिण के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। नर्मदा नदी की वंश घाटी इस पठार को क्रमशः उत्तर में मध्यवर्ती उच्च भूमियों एवं दक्षिण में दक्कन के पठार के रूप में विभाजित करती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा पठार सम्मिलित है? मालवा पठार। मालवा का पठार किससे निर्मित है? ज्वालामुखी लावा से। दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार कहाँ तक है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तक। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी पश्चिमी घाट का पर्वत का भाग है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। कल हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे, यहाँ से नया टॉपिक, मतलब इसी का जो मतलब ईवीएस का एक न्यू टॉपिक है पर्यावरण। ठीक है, इसमें हम लोग कल से पढ़ेंगे। कल ये हम लोग 100 क्वेश्चन फिनिश करेंगे। तो आज यहीं तक। बताइएगा आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।